गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो सरफेस केमिस्ट्री वाला अपना पार्ट है उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में फर्स्ट मेथड जो था हमारे पास कोलाइडल मिल और मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, यहाँ तक बेटा हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। इन दिस इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, जैसा आपको इस फिगर के अंदर दिखाया गया है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मेटेलिक पाउडर लेते हैं। इस मेटेलिक पाउडर के अंदर हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक आर्क हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू हम हाई सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास करवाते हैं, जिसकी वजह से ये जो मेटल हमारे पास है वो ऑलमोस्ट लिक्विफाई या वेपराइज स्टेट में जाना स्टार्ट कर देती है, लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाती है। और हम साथ में यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, आइस यूज़ कर रहे हैं। तो ये टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, लेकिन साथ साथ आइस की वजह से वो टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज़ भी हो रहा है। तो इन दोनों कंबाइन इफेक्ट की वजह से ये हमारे पास जो मेटल का सॉल्यूशन है ये किस फॉर्म में आ जाएगा, जेल टाइप फॉर्म में आ जाएगा और पेस्ट टाइप फॉर्म में आ जाएगा। इसके थ्रू मेटल का हमारे पास क्या बन जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो इस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो मेटल पार्टिकल्स हैं, जो बिगर पार्टिकल हैं, उन्हें कोलाइडल रेंज के अंदर ले आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास फ्रेशली प्रेसिपिटेट्स होते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट के, और उसे हम एक पर्टिकुलर डिस्पर्शन मीडियम के साथ शेक कर देते हैं। विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करते हैं ये हमारे पास क्या होता है, पेप्टाइजिंग एजेंट होता है। इसमें एक एग्जांपल के थ्रू इसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटा, फेरस हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। फेरस हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में हम FeCl3 स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें से क्या होगा, यहाँ पे एडजोशन मेथड हमारे पास यूज़ होता है। इसमें से Fe3 पॉजिटिव आयन, यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, Fe3 पॉजिटिव आयन। Fe3 पॉजिटिव आयन फेरस के ऊपर, ये फेरस हाइड्रोक्साइड के ऊपर जाके अकोमुलेट हो जाते हैं ये और एडजॉर्ब हो जाते हैं। सेम चार्ज की वजह से ये पार्टिकल जो हैं, जो मोलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये मोलिक्यूल्स हमारे कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन इज द सिमिलर चार्ज ऑन द मोलिक्यूल, एडजोशन ऑफ सिमिलर चार्ज। ये हमारे पास कौन सा मेथड है, पेप्टाइजेशन मेथड है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार ये पूछा गया है, पेप्टाइजेशन, व्हाट इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ ए fresh precipitate into a colloidal solution by shaking it with dispersion medium in the presence of small electrolyte। तो स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम इसे क्या, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो हम ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पेप्टाइजिंग एजेंट। दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट वन इज, दिस आर डिसइंटीग्रेशन मेथड और dissociation method. Next our method is condensation or aggregation method. In this method, condensation or aggregation method, यहाँ पे हम मेनली हम केमिकल रिएक्शंस का हम यूज़ करते हैं बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। फर्स्ट इज, हम आर्सेनिक ऑक्साइड का यूज़ करते हैं आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। इन दिस मेथड वी रिएक्ट आर्सेनिक ऑक्साइड विद हाइड्रोजन सल्फाइड, और हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है वाटर के अंदर। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन मेथड और एग्रीगेशन मेथड है। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, एग्रीगेट और कलेक्ट कर दिया, इकट्ठा कर दिया बाय रिडक्शन। सेकंड मेथड इज रिडक्शन। हमारे पास हमारे पास औरस क्लोराइड है, गोल्ड क्लोराइड है, और इसकी SnCl2 के साथ हम रिएक्शन करवा देते हैं। तो SnCl2 जो है हम सबको पता है SnCl4 में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इसके जो क्लोरीन है इनको क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और यहाँ पे गोल्ड का हमारे पास क्या बन जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है।
गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम 2 मेथड और इसके अंदर दिए गए हैं। वन इज़ फॉर्मेल्डिहाइड मेथड एंड अनदर वन इज़ हाइड्रेजिन मेथड। सो हम इसको फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं और यहाँ से हमारे पास गोल्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड HCl बन जाता है। इसी तरह ओरस क्लोराइड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन NH2 इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, इसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं और ये गोल्ड सॉल्यूशन बन जाता है और नाइट्रोजन गैस HCl इसमें से रिमूव हो जाएंगे। सो ये रिडक्शन मेथड है। इसमें हम देखो क्या कर रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन जो है इसमें गोल्ड में से रिमूव करवा रहे हैं। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। सो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम के जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन है हम इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज by oxidation method. So in this oxidation method, hydrogen sulfide, we are taking hydrogen sulfide and react it with ब्रोमीन। तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा देते हैं, ब्रोमीन के साथ करवा देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसमें से हम हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सो ये HBr हमारे पास बन जाता है, हाइड्रोजन यहाँ से, ब्रोमीन यहाँ से, HBr हमारे पास क्रिएट हो जाएगा और सल्फर का क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड को हम नाइट्रिक एसिड के साथ भी ट्रीट करवा सकते हैं। वी ऑल नो दैट नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे पास मिल जाएगी और सल्फर का हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस हम करवा सकते हैं। FeCl3 लेते हैं, वाटर इसमें ऐड कर देते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब FeCl3 जो पेप्टाइजेशन में हमने देखा था वही मेथड हमारे पास यहाँ पे भी आ जाता है, फेरस हाइड्रोक्साइड होगा, इसमें स्मॉल अमाउंट में ऑफ FeCl3 भी प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका बन जाएगा, फेरस हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट में हम किस तरह से करते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल जो सल्फ़र है हमारा, जो वो वाटर के अंदर बहुत लेस अमाउंट में सोल्यूबल है, लेकिन वो कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह के अंदर काफ़ी ईजिली सोल्यूबल होता है, या अल्कोहल के अंदर ईजिली सोल्यूबल होता है। तो हम क्या करते हैं, सल्फ़र या फॉस्फोरस का अगर हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो फर्स्टली हम उसे अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। अल्कोहल में डिसॉल्व करने के बाद हम उसे वाटर के अंदर पोर कर देते हैं। तो अल्कोहल जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और जो सल्फ़र या फॉस्फोरस है उसका वाटर के अंदर क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। सो बाय कंडेंसिंग वेपर ऑफ ए सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट, सो इन दिस मेथड we are taking a solvent। so हम क्या करते हैं बेटा, इस मेथड में हम एक सॉल्वेंट ले लेते हैं और इसे आइस कोल्ड लेते हैं। कैसे लेंगे इसे, आइस कोल्ड हम सॉल्वेंट ले लेते हैं और इसमें से जिस भी चीज़ का हमें कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है उस चीज़ के वेपर हम इसमें से पास करवाना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये आइस कोल्ड होने की वजह से जो वेपर हमारे पास इसमें से पास करेंगे वो इसी में एग्रीगेट हो जाएंगे और यहाँ पे यह इसका कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर ऑफ ए सब्सटेंस इनटू द सॉल्वेंट, इस मेथड के थ्रू भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय एक्सेसिव कूलिंग, बहुत ज़्यादा कूल करके भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जो हमारे पास और वाटर के अंदर सोल्यूबल इनसोल्यूबल हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं, अगर उनका एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सॉल्वेंट रहते हैं जैसे ईथर है हमारे पास या कोई भी एसीटोन वगैरह है हमारे पास, ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, वाटर के साथ मिक्स कर देंगे और उन्हें फ्रीज़ कर देते हैं, फिर मिक्स करते हैं, फिर उन्हें फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। सो एक्सेसिव कूलिंग के थ्रू हम उन्हें क्या कर सकते हैं, उनका कोलाइडल सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। सो ये सारे मेथड थे बेटा हमारे पास जिनमें हम क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास बन जाते हैं उन्हें प्यूरिफाई भी करना पड़ता है। प्यूरिफाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास ना उसमें एक
लेवल से ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट आ जाते हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट्स को, एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स को हमें रिमूव करना होता है। हाँ, एक बात आप ज़रूर याद रखोगे इसमें, जो सारे के सारे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको हम रिमूव नहीं करेंगे, कंप्लीट रिमूवल नहीं करेंगे। अगर कंप्लीट रिमूव कर देंगे तो हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो एग्रीगेट हो जाएगा, उसका कोगुलेशन हो जाएगा, जो हम नेक्स्ट लेवल पे पढ़ने वाले हैं। कोगुलेशन का मतलब वो इकट्ठा हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास प्यूरिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसमें फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है डायलिसिस। सो व्हाट इज मीन बाय डायलिसिस मेथड? So the process of separating the particle of a colloid from those of crystalloid by diffusion of the mixture through a parchment or animal membrane is called dialysis। तो हम इस प्रोसेस के अंदर क्या कर रहे हैं, जो हमारे क्रिस्टलोइड्स हैं उन्हें हम कोलाइड से सेपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए parchment पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस मेथड। अब इस डायलिसिस मेथड को अगर हम सिंपल समझना चाहें तो इस फिगर से बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसको हम एक ये parchment पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन का एक पाउच बना के इसमें हम फिल कर देते हैं, और इसको हम किस में यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर प्लेस कर देते हैं। तो हम सबको पता है जो हमारे क्रिस्टलॉइड्स होते हैं, जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं, तो वो सॉल्ट हमारे पास parchment पेपर में से भी पास कर सकते हैं और फिल्टर पेपर में से भी पास कर सकते हैं। सो ये parchment पेपर में से पास कर जाते हैं, और जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है वो parchment पेपर में से पास नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हमारे पास जो सॉल्ट होंगे वो बाहर की तरफ आ जाएंगे, और जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी स्लो रहती है, तो इसको स्पीड अप करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स भी लगा देते हैं। तो जो अपोजिट चार्ज आयन होंगे वो जल्दी जल्दी से इसमें से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। सो ये बहुत ही हमारे पास इम्पोर्टेंट मेथड है डायलिसिस मेथड, बिकॉज जिन पेशेंट्स की किडनी ख़राब हो जाती है, जो किडनी होती है हमारे पास, वो हमारे पास एक नेचुरल प्यूरीफायर का काम करती है, हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करती है, उसमें से जो अनवांटेड आयंस होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें रिमूव करती है, और यूरिन के थ्रू वो हमारे बॉडी से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जिन भी लोगों की किडनी ख़राब हो जाती है तो उनमें ये प्रोसेस नेचुरली नहीं हो पाती है, और उनके लिए उनके ब्लड में जो हार्मफुल केमिकल होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और उन्हें फिर टाइम टू टाइम डायलिसिस करवाना पड़ता है। सो डायलिसिस प्रोसेस में हम कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल रहता है हमारे पास कुछ इसी तरह का रहता है। हम जो आर्टरीज होती है उसमें से ब्लड को एक मशीन में से पास करवाते हैं। वो मशीन क्या करती है, जो एक्सेस आयन होते हैं उनको इसमें से रिमूव कर दिया जाता है, ब्लड में से रिमूव कर दिया जाता है, और वापस से ब्लड को विंस में भेज देती है। अब इसमें हमारे पास एक डिफ़िकल्टी ये रहती है कि जो मशीन है वो कम्प्लीटली आयंस को रिमूव कर देती है। अब उस मशीन को नहीं पता है कि बॉडी के लिए कौन से आयन हमारे इसेंशियल हैं, कौन से नहीं है, तो वो कम्प्लीटली रिमूव कर देती है। तो इसलिए जब वापस से ब्लड बॉडी के अंदर भेजा जाता है तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो पेशेंट होता है उसको दिए जाते हैं, ताकि उसका नर्वस सिस्टम जो है वो सही से काम करता रहे। सो नेक्स्ट मेथड इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड में हम जो हमारा ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर होता है उसका जो पोर साइज़ होता है उसमें जो गैप्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। फ़िल्टर पेपर, नॉर्मल फ़िल्टर पेपर आपने लैब के अंदर देख रखा है बेटा, तो जो हमारे पास नॉर्मल फ़िल्टर पेपर है उसमें गैप्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब उनके गैप्स को हमें क्या करना होता है, कम करना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर है उसे हम सॉल्यूशंस में डिप करते हैं। 4% नाइट्रोसेल्युलोज का मिक्सचर होता है अल्कोहल और ईथर के अंदर, उसके साथ हम उसे मिक्स यानी कि उसमें डिप कर देते हैं। तो इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, काफ़ी हार्ड हो जाता है, और उसमें पोर साइज जो होता है वो
कम हो जाता है, ठीक है। तो इस फिल्टर पेपर को हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोलते हैं। और इसके थ्रू जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन को यानी कि वो करवाते हैं, फिल्टर करवाते हैं, तो उसमें से जो क्रिस्टलॉइड होते हैं वो तो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन है वो रिमूव अब नहीं हो पाते हैं। तो इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज़ कर रहे हैं। सो दिस मेथड इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में हम ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन का यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मशीन आपने जब भी ब्लड टेस्ट होता है तो आपने देखा होगा, वो ब्लड का सैंपल लेके और एक मशीन में पुट करते हैं जो हाई लेवल से रोटेट करती है। तो वो क्या होती है हमारे पास, ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है। तो उसके थ्रू क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से जो हमारे लाइटर पार्टिकल होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो ऊपर साइड आ जाते हैं, और जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं। तो ब्लड टेस्ट करने के लिए, यूरिन टेस्ट करने के लिए, और स्टार्टिंग में अभी तो डिफर लेवल की मशीन्स आ गई हैं, मिल्क में से फैट वैल्यू को चेक करने के लिए भी इसी टाइप की मशीन्स का यूज़ किया जाता था। सो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन है उनको प्यूरिफाई कर सकते हैं। उनमें से जो लाइटर पार्टिकल होंगे, यानी कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होंगे, क्रिस्टलॉइड्स होंगे, उनको हम रिमूव करवा सकते हैं। सो ये हमारे पास थर्ड मेथड था, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हम इसमें चेक करेंगे बेटा प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको पहले ही बताया था, द कोलाइडल सॉल्यूशन आर ऑलवेज हिट्रोजीनियस इन नेचर, ठीक है। सो कोलाइडल सॉल्यूशन सारे के सारे जो हमारे हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं उनकी प्रॉपर्टी शो करते हैं। दे आर नॉट होमोजीनियस सॉल्यूशन, दे आर हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी, कोलाइडल सॉल्यूशन आर क्वाइट स्टेबल। फिल्ट्रेबिलिटी, ये भी आपने चेक कर लिया बेटा, ये जो एनिमल मेम्ब्रेन या पर्चमेंट पेपर होता है उसमें से पास नहीं कर सकते हैं। एनिमल मेम्ब्रेन जिसको नहीं पता, एनिमल्स की स्किन होती है, ठीक है। एनिमल की स्किन को बहुत ही उनमें से जो हेयर होते हैं, जो मसल वगैरह होती है, बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है। तो जो एनिमल की स्किन होती है वो हमारे पास यहाँ पे यानी कि फिल्ट्रेट का काम कर रही होती है। सो जो एनिमल मेम्ब्रेन है उसका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, या पर्चमेंट पेपर का यूज़ करते हैं। सो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको पास नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हुई, फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट इज विजिबिलिटी एंड कलर। सो ये हम पहले भी देख चुके हैं, जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल्स को हमें ये तो पता चल जाता है कि वो पार्टिकल प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर के अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दे तो वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो अभी हमें पता चल रहा है कि इसमें हमने मिल्क ऐड किया हुआ है, लेकिन हम मिल्क के पार्टिकल को, जैसे हमारे पास सैंड के पार्टिकल होते हैं या चोक पार्टिकल होते हैं, उनको वाटर के अंदर हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि यहाँ पे वो पार्टिकल प्रेजेंट है। इस तरह से हम मिल्क के पार्टिकल्स को पिन पॉइंट नहीं कर पाते हैं। तो वो हमें पता तो चल रहा है लेकिन हम उनको पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे पास ये लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी हम अभी आगे पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह भी शो करते हैं, और इन्हीं के थ्रू इसका जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनका मोलिकुलर मास भी हम कैलकुलेट करते हैं। सो आपने चेक किया था, पॉलीमर भी हमारे पास क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ना। सो पॉलीमर का मास हम मेनली किसके थ्रू चेक करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू चेक करते हैं, या हम जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं उनके थ्रू चेक करते हैं। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ब्राउनियन मूवमेंट और ब्राउनियन मोशन। सो इन्होंने क्या बोला, जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर हर एक डायरेक्शन में से फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। तो ये फोर्स हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इन सभी फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स निकल के आता है। अब जिस भी डायरेक्शन में फोर्स निकल के आएगा उसी डायरेक्शन में वो पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इस रैंडम जिगजैग मोशन को हम क्या बोल देते हैं, ब्राउनियन मोशन बोल देते हैं। सो ब्राउनियन मोशन इज द रैंडम जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। सो
कॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन। सो ब्राउनियन मोशन के रीज़न क्या है, क्यों होते हैं भाई ब्राउनियन मोशन? तो इन्होंने सिंपल सा ये बताया हमें कि जो ब्राउनियन मोशन है वो किस वजह से होती है, या ब्राउनियन मूवमेंट किस वजह से होती है, सॉरी, वो अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से होती है। तो अभी भी जैसे हमने देखा था, अगर एक पार्टिकल के ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स तो निकल के आएगा ना, तो इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से वो पार्टिकल हमारे क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। सो फर्स्टली हम क्या कर इसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई कोलाइडल सॉल्यूशन जो है हमारे वो बीकर में नीचे की तरफ सेटल क्यों नहीं हो जाते, नीचे की तरफ क्यों नहीं चले जाते हैं उनके जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं। तो जो ब्राउनियन मोशन की वजह से जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन में बने रहते हैं, ठीक है, और वो ग्रेविटी को अपोज करते रहते हैं, तो दे आर क्वाइट स्टेबल। नेक्स्ट इज वी कैन कैलकुलेट द एवोगाड्रो नंबर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक गिवन सेट ऑफ वॉल्यूम के अंदर, एक गिवन वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो एक छोटे वॉल्यूम के अंदर अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल पता चल जाते हैं तो हम टोटल पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसी के थ्रू हम एवोगाड्रो नंबर कैलकुलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और टिंडल इफेक्ट। सो टिंडल इफेक्ट बहुत ही सिंपल सा है, आपने ये 8th के अंदर भी पढ़ रखा है। टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो जो हमारे पास लाइट है वो से जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। तो स्कैटरिंग को ही हम क्या बोल रहे हैं, टिंडल इफेक्ट बोल रहे हैं। ये आपने बेटा चेक किया होगा, अगर किसी भी होल के थ्रू एक रूम के अंदर लाइट आ रही है तो हमें जो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल हैं वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो उन पार्टिकल्स के थ्रू लाइट की स्कैटरिंग भी हमें नज़र आती है। तो ये आप